सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज ये हम लोग के अभ्यास टेस्ट सीरीज का 7वां सीरीज है। सीरीज का ये 7वां टेस्ट पेपर है और 2024 का ये पहला टेस्ट सीरीज है। हम लोग ने 6 टेस्ट सीरीज कराया था पिछले दिसंबर में, और अब हम लोग इस जनवरी से ये नया 7वां सीरीज शुरू कर रहे हैं, लकी 7। मालूम है कि अगर 7वें शुरू कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और उसी के साथ साथ ये 2024 का वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी हो और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ हम लोग ये 7वां टेस्ट सीरीज का ये सेट शुरू करते हैं। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है इसमें। तो पहला प्रश्न मालूम है कि पॉलिटी से रिलेटेड होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही है, लिखा हुआ है कि द व्यू ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि इन्होंने सबने अपने विचारों को किसमें डाला। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग का प्रस्तावना है, उस प्रियम्बल में उनके विचार दिखते हैं कि हमारा संविधान बनाने का लक्ष्य क्या है और आने वाले वर्षों में भारत को कहां तक पहुंचाएंगे, तो हमारा क्या उद्देश्य है। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे प्रियम्बल में दिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑन विच इंडियन डेट वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्सली इम्प्लीमेंटेड, यानी भारतीय संविधान आंशिक रूप से किस हिंदी तिथि को लागू किया गया था। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ये आपको मालूम है कि 26 ऑफ नवंबर 1949। अब ये तो हो गया, तो इस 26 ऑफ नवंबर को हिंदी में क्या लिखा है। तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। तो ये था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। ये जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी था वो हिंदी तिथि है, और ये मालूम है कि ये हम लोग जो है यूरोपियन कल्चर को फॉलो करते हैं, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि वेयर आर द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम। तो ये है कि हमारे संविधान में मालूम है कि 3 सूचियां हैं। एक जो है यूनियन लिस्ट है, एक जो है सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये कहां से लिया गया। तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दिस इज नॉट टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, इट इज टेकन फ्रॉम द 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये जो स्टेट लिस्ट और ये जो यूनियन लिस्ट वाला हम लोग का प्रोविजन है, ये लिया गया है 1935 के एक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा, क्योंकि अभी राज्यसभा में बहुत ही विवाद उठा था, बहुत सारे लोगों को जो है निलंबित कर दिया गया था, और खासकर जो मेन फोकस था वो हमारे राज्यसभा के जो स्पीकर साहब थे उन पे था। तो राज्यसभा के जो स्पीकर साहब थे उन पे कुछ उनका लोग कुछ वीडियो बनाए, उनका कुछ मिमिक्री किए, ये काफी हाईलाइटेड हुआ। इसलिए राज्यसभा के जो सभापति का पद है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन एग्जाम में प्रश्न ये पूछेगा कि जो फर्स्ट राज्यसभा बनी थी उसमें प्रथम सदन के नेता कौन थे। सदन के नेता कौन थे। तो सदन के नेता का नाम था क्या, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। और यही पूछा जाए कि उसमें सभापति कौन थे, तो सभापति स्वाभाविक है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति बनेंगे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन साहब। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम सदन के नेता कौन थे, तो ये आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 370 का ड्राफ्टिंग भी किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का ए। अब ये प्रश्न आपको देखने में तो बड़ा आसान लगते हैं कि सर बड़ा आसान प्रश्न है ये, जब सॉल्व करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि आसान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो अब कुछ दिन पहले राजस्थान में एक विशाखा केस था, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें यह जजमेंट दिया गया था कि जो वर्किंग प्लेस है, लिखा हुआ है इसमें कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली वर्किंग प्लेस पे जो महिलाओं को
सारी की सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई भी प्रकार का जो है हरासमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में आता है? तो दिस इज कम अंडर आर्टिकल 21, ये अनुच्छेद 21 में आता है, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला है आर्टिकल 21, इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेटमेंट इज और राइट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। फिर अगला है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, द पार्लियामेंट इज अथोराइज्ड टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और फिर क्या है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी। तो अब ये 4 फैक्ट हैं, इस 4 फैक्ट में कौन सा सही है? तो इसमें तो पहला इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें चेंज किए जा सकते हैं, और कौन चेंज कर सकता है? तो चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के साथ साथ क्या है कि उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि कुछ उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जब हम आर्टिकल 33, 34, 35 पढ़ते हैं तो उसमें यह आता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसमें जो है अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट में इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, बट विच वन इज राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लागू करती है। कब? जब हमारे यहाँ इमरजेंसी को लगाया जाता है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा क्या था? पार्लियामेंट इज अथराइज टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है। और ये रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं? तो पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और डिसेंसी। इस आधार पे हम फंडामेंटल राइट्स को अगर पार्लियामेंट चाहे तो रोक सकती है। और ऐसा भी कोरोना काल में हुआ था कि उसमें जो है पब्लिक हेल्थ को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजों को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इसके हिसाब से फर्स्ट गलत है, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 6 का बी, 6 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 3 तलाक, तलाक ए बिद्दत की प्रथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? अब इस पे प्रॉपर एक जो है कानून भी बन गया। तो आपके एग्जाम में पॉलिटी से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और खासकर जब 70th बीपीएससी में प्रश्न आएंगे तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं घुमा के आएंगे। तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न जानने होंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए नए प्रकार के प्रश्न कैसे बन सकते हैं उसको आपके इस क्वेश्चन पेपर में डाला जाए। तो इसमें क्या है? तलाक ए बिद्दत, तो ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स, फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 25 उस जो है रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये जो है 3 तलाक वाला रिलीजन से लिखा गया। लेकिन जब इसके जजमेंट की बात होने लगी तो यही 4 इश्यूज लेके सारे के सारे जो है लोग पहुंचे हुए थे कोर्ट में, और कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया कि साहब ये चारों के चारों इससे रिलेटेड हैं, इसलिए 3 तलाक या तलाक ए बिद्दत ये इलीगल है, ये गलत है, ये करने वाले व्यक्ति के साथ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 14, 15 और 21 एंड 25। नेक्स्ट अगला क्लास क्वेश्चन है कि देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्यों? तो मालूम है कि भारत में हमने संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में सारे के सारे काम को वहां की पार्लियामेंट ही करती है। पार्लियामेंट में भी स्पेशली जो है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा को वहां कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें आम आदमी चुन के आता है, कोई स्पेशल नहीं होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स है जो वहां का लोअर हाउस है। तो भारत में ये निम्न सदन है, और ये जो है स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता, हर 5 साल पे चेंज होता रहता है। तो ये क्या है, लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इससे ये नहीं क्लियर होता है, क्योंकि यहां संसदीय ने सिर्फ यहां पे शासन प्रणाली पूछा है। तो फिर संसद संविधान संशोधन कर सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन ये है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। माने जो संसद है वो संसद के ही कुछ सदस्य मंत्रिपरिषद में जाते हैं जो एग्जीक्यूटिव को चलाते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव को ही हम शासन प्रणाली कहते हैं, और लोकसभा हो गया संसद का पार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर नेक्स्ट है क्या कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, फाइनेंस कमीशन का इंडिया में क्या मेन फंक्शन है, क्या प्राइमरी फंक्शन है? तो यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट दिस, कि दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज, मेन प्राइमरी फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन
द सेंटर एंड स्टेट, उसका रेशियो डिसाइड करना कि कैसा किस रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दैट इज ये हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, और अगला हमारा प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य है। पहला है, अभी देखिए इसमें क्या पूछा है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है, जो हमारे आर्टिकल 51A में और जो पार्ट है दैट इज 4A में दिया गया है, बाद में जोड़ा गया था, पहले ये नहीं था। तो लिखा है कि इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई, बिल्कुल नहीं, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं। दूसरा, ये कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, कोई भी कानूनी कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसके कर्तव्यों का पालन नहीं भी करता है तो उसके खिलाफ हम कोई जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, तो ना तो 1 और ना ही 2, तो सही आंसर हो जाएगा 10 का डी। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। अब ये भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो लिखा है यूरेनस इज कॉल्ड अ लाइंग प्लेनेट। तो बिल्कुल ये लाइंग प्लेनेट है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे लगभग 82 डिग्री सेंटीग्रेड 82 डिग्री जो है ये लेटा हुआ बेंड है, तो इसलिए इसको लाइंग प्लेनेट कहते हैं। तो ये सही हो गया। द प्लेनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट इज जुपिटर, बिल्कुल, पहले जुपिटर नहीं था, पहले जो है सैटर्न था, लेकिन अभी 2023 के स्टार्टिंग में ये चेंज हुआ और अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज ऑफ जुपिटर, तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल, ये भी रिसेंट से जुड़ा हुआ। फिर जो मंगल है वो अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ, बिल्कुल जैसे हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई, वैसे मंगल भी झुका हुआ, जिसके कारण से यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होते रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिर लिखा है बुध को, बुध माने क्या हो गया, मरकरी, तो ये मरकरी को भी भोर कायम शाम का तारा कहते हैं, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये सन, सन के बाद यहाँ पे मरकरी, मरकरी के बाद यहाँ पे वीनस, और वीनस के बाद यहाँ पे अर्थ। तो ये अर्थ से दोनों जो है मरकरी और वीनस, ये दोनों जो है सूर्योदय के जस्ट पहले और सूर्यास्त के जस्ट बाद ये जस्ट पहले दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए बुध को भी और साथ ही साथ शुक्र को, दोनों को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो मैक्सिमम लोग वीनस के बारे में जानते हैं, बट जान जाइए मरकरी के लिए भी ये लागू होता है। कई लोग सोचेंगे नहीं तो यहाँ सर बुध नहीं, यहाँ तो शुक्र होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे बुध भी सही है, और ये जो है पहले सैटर्न था अब बृहस्पति, तो चारों सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी 4। देखने में बहुत ही ये आसान लगते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तब मालूम चलेगा गलत हो गया। नेक्स्ट अगला क्या है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान कहां पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन विच। तो मालूम है कि जहां पे भी विश्व में जहां पे भी जो वार्म करंट हैं और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं, तो वही मेन एरिया होता है, क्योंकि वहां पे प्लैंकटन का डेवलपमेंट होता है, और प्लैंकटन जो है मछलियां खाती हैं और खूब सारे वहां पे अंडे देके खूब सारे बच्चे पैदा करती हैं, तो इसलिए जो है वहां पे बहुत सारे आपको फिश आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अब देखिए लिखा है गर्म और ठंडे वायुमंडलीय धाराएं, वायुमंडलीय धारा नहीं भाई बल्कि समुद्री धाराएं। तो जहां पे गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं, कई लोग हो सकता है कि जल्दीबाजी में पढ़ के वायुमंडल डाल दें, तो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पटना में रहते हैं वो कहीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चला रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हम लोग इसके लिए एक मिनिमम फीस भी रखेंगे ताकि आप लोग सीरियस होकर इसको दें, बट अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जो बैठ के देख रहे हैं और पेपर हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं, उसका आंसर भी डाल देंगे, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं तो आप आइए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में और बैठिए, और बैठ के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, तब देखिए कि हम कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अगर आप हमारे 150 में से अगर 100 प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 70th बीपीएससी आपका कोई नहीं रोकेगा। घर बैठ के देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बड़ा आसान है, जब करने बैठेंगे तब मालूम चलेगा कि एक प्रॉपर कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो हर अभी सैटरडे को हो रहा है, हो सकता है इसका हम लोग टाइम चेंज करें, लेकिन अभी चेंज नहीं किए हैं। तो सैटरडे में अभी 10 से 12 ये कराया जा रहा है, हो सकता है कुछ दिन में इसको हम टाइम चेंज करने की बात करें। फिर नेक्स्ट क्या है, अब ये क्या है कि कुछ लोकल विंड्स दी गई हैं, ठीक है, ये लोकल विंड्स है, और इस लोकल विंड्स को लॉक नहीं लोकल विंड्स हैं, इनको रीजन बनाना है।
फॉन कहां पे चलती है भाई? तो ये जो फॉन है ये आल्प्स माउंटेन के पास। सरमन तो ये कुर्दिस्तान। ये कुर्दिस्तान कहां है? तो कुर्दिस्तान आपको हम दिखाते हैं कि कुर्दिस्तान कहां पे है। तो अगर हम एशिया की बात करें, ये कुर्दिस्तान वाला एरिया कौन सा है? ये एरिया यहां पे है। कुर्दिस्तान का एरिया कहां पे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये इराक, ये सीरिया, ये आपका टर्की, और ये आपको दिखेगा यहां आर्मेनिया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कुर्दिस्तान। यहां पे पर्टिकुलर कुर्द लोग रहते हैं। तो इराक ने जिन लोगों पे अत्याचार किया था सद्दाम हुसैन ने, ये कुर्द लोग ही थे जो नॉर्थ में रहते थे। और यहीं पे सीरिया ने मिलकर इसमें आईएसआईएस बनाया था। देख रहे हैं, ये मोसुल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था जहां पे लड़ाई हो रही थी। तो ये अलेप्पो, मोसुल, ये सब जो है, तो ये सारा का सारा पोर्शन जिसमें आर्मेनिया, टर्की, सीरिया और इराक आते हैं, इसको कहते हैं कुर्दिस्तान। तो इस कुर्दिस्तान में ये आपका सरमन चलता है, ठंड जो है लोकल विंड्स। फिर सेंटा अन्ना, तो ये सेंटा अन्ना मालूम है कि कैलिफोर्निया में, इसी कारण जो है कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है। और फिर आ गया जोंडा, तो जोंडा को हम कोल्ड फोन भी कहते हैं और ये अर्जेंटीना में चलती है। तो इसके हिसाब से अगर सही आंसर देगा तो ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका 2, सी का हो जाएगा आपका 3 और डी का हो जाएगा 1। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्ट्स मोर सन रेज देन अदर 3? इसमें से कौन ऐसा है जो सन रेज को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है? तो पहला दिया गया क्या? सैंड डेजर्ट यानी बालू वाला मरुस्थल। दूसरा क्या है? लैंड विथ पैडी क्रॉप, धान के फसल युक्त भूमि। तीसरा क्या? लैंड कवर विद द न्यूली फॉलन स्नो, नौपात हिम से आच्छादित भूमि। और प्रेरी लैंड जो आपका नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और यूएसए के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये अल्बेडो। ये है नौपात हिम से आच्छादित भूमि। ये सबसे मैक्सिमम जो है सन रिफ्लेक्शन यहीं से होता, ठीक है ना। इसलिए देखिएगा जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनके स्किन अक्सर जले होते हैं। तिब्बत तो में चले तो लोग गोरे तो होते हैं, लेकिन वहां बर्फ से जो है स्किन जो है जब रिफ्लेक्ट होकर सन की रेज आती है तो पूरा स्किन जल जाता है। इसी तरह नदियों में आप देखे होंगे कि जो नदियों के किनारे मल्लाह लोग रहते हैं वो अजीब से काले होते हैं। तो उनके कालेपन का, डार्कनेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि पानी से रिफ्लेक्ट होकर जो सन रेज आती है तो बहुत ज्यादा जलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला है कि ये जो दोनों लिस्ट को मिलाना है, ये कुछ जो है सिटीज दी गई हैं और ये कुछ रिवर्स दी गई हैं। तो बैंकॉक, नोम पेन, हनोई, यांगून। तो बैंकॉक मालूम है थाईलैंड की राजधानी, नोम पेन। क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आते हैं किसमें? 8 के बाद 9 में। तो नोम पेन कंबोडिया की राजधानी, हनोई वियतनाम की राजधानी है और यांगून म्यांमार की राजधानी। तो कौन किस नदी के किनारे है? तो यांगून तो आपको मालूम है कि रावडी नदी के किनारे है, पहले राजधानी थी म्यांमार की। फिर हम चले आते हैं कौन सी? हनोई। तो हनोई वियतनाम की राजधानी, रेड रिवर, ठीक। फिर हम चले जाते हैं बैंकॉक। तो बैंकॉक किस नदी के किनारे है? तो बैंकॉक है मेनाम, ये चाओ फरिया नदी किनारे। और नोम पेन है मिकांग नदी के किनारे। तो अगर इसके हिसाब सही आंसर दिया तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। सही आंसर हो जाएगा 15 का ए। तो सही आंसर हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये लिखा है इन द 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ द बोथ हेमिस्फीयर देयर इज लो प्रेशर। बिल्कुल वहां लो प्रेशर बेल्ट होता है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। होना चाहिए वहां पे हाई प्रेशर, लेकिन हो जाता है लो प्रेशर। उसका मीन क्या है? तो उसका मीन क्या है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से यहां पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर। तो ये सही हो गया। फिर लिखा है कि रीजन क्या है? कि एरियाज परमानेंट नॉट, क्या लिखा है? लो प्रेशर एरिया और परमानेंट नॉट ओवर लैंड बट ओवर ओशन। लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। निम्न दबाव क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, गलत। ये भूमि पे होते हैं, महासागरों में नहीं होते हैं। तो ए सही है और आर गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर हम बात करें पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, ठीक है, कि मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल
जो है मीठा जल 95% दूरी बर्फ क्षेत्र को हिमनद में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोनों सही है। जो है सिर्फ 1% से कम पानी है जो हमारे पीने योग्य है, और 95% तो वही जो पोलर से एरिया है वहां पे सारे के सारे ग्लेशियर्स में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का ही सही आंसर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जापान के निम्न, ये द्वीपों नहीं है, द्वीपों है ये, ठीक है, द्वीपों माने आइलैंड, ये जो है मेन जो है लैम्प्स नहीं है, ये आइलैंड है ये, ठीक है ना। तो इस आइलैंड को ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको नॉर्थ से साउथ में लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं जरा इसमें, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं और फिर आप लोग लगाएंगे तो बेहतर हो जाएगा इसमें। जापान का मेरे पास ये मैप होगा, क्योंकि जापान के भी आइलैंड पे जो है मालूम है कि बहुत सारे भूकंप आए थे, तो जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऐसे में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो पूछा जाएगा तो आप तैयार है इसके लिए। तो ये आपका जापान हो गया। अब जापान में देखिएगा तो मालूम है कि इसका जो है सबसे ऊपर है होकाइडो, सबसे ऊपर जो है वो है होकाइडो, ये है होकाइडो नंबर 1 पे, नंबर 1 पे है होकाइडो। दूसरे पे कौन सा है? तो दूसरे पे है ये होन्सू। तीसरे पे क्या है? तो तीसरे पे है शिकोकू, और चौथे पे आ जाएंगे तो किशु। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, अभी होन्सू सबसे बड़ा आइलैंड है और इसी पे सारी की सारी घटनाएं घटी। तो अब जरा हम लोग देखते हैं इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पे आपका हो जाएगा कौन सा? होकाइडो। दूसरे पे हो जाएगा होन्शु, तीसरे पे हो जाएगा शिकोकू, और चौथे पे हो जाएगा किशु। तो अगर इसको दिया जाए तो पहले पे 2, 2 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद जो है 2, 1, 4 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 18 का सी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी काफी हाईलाइटेड था, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, तो वहां के जो है मेन जो हेड थे वो आके उनका पैर भी छुए थे। तो ये जो आपका पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे लगभग लगभग 600 आइलैंड। अब सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा आइलैंड वाले देश जो हैं आपको पैसिफिक ओशन में, बट ऐसा नहीं है। उसमें एक देश है एक्सेप्शन वो दिखाएंगे, फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस में आइलैंड लगभग लगभग 7,640 के आसपास है। वहीं अगर हम चले आए स्वीडन में, तो ये अपने आप में एक्सेप्शन है, यहां पे लगभग लगभग 2,67,500 के आसपास आइलैंड। और वहीं इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में कुल मिला के 18,000 आइलैंड, 80,000 प्लस आइलैंड। तो सबसे ज्यादा आइलैंड कहां हो गया? स्वीडन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सी। नेक्स्ट अगला क्या है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा 2 से अधिक, कितने राज्यों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कम से कम 3 होना चाहिए। तो ये कौन कौन से ऐसे देश हैं? तो इसको जो हम लोग देखते हैं एक बार, इसको एक बार हम लोग जो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए दिखाता हूं आपको कि कौन कितने हैं, सही इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला है सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल को भी टच करता है, भूटान को भी और चाइना को। तो पहला हो गया सिक्किम। दूसरा देखते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को भी टच कर रहा है, इधर जो है नेपाल को टच कर रहा है, और इधर जो है ऊपर देख ले तो भूटान को टच कर रहा है। तो दूसरा ये स्टेट हो गया। तीसरा आते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भूटान को टच कर रहा है, चाइना को टच कर रहा है, और इधर जो है म्यांमार को टच कर रहा है। तो कुल मिला के 3 ऐसे स्टेट हैं जो जिनकी सीमाएं जो है 2 से अधिक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके बाद का टेस्ट सेट जो है कृष्णा सर, फिर गांगुली सर, फिर दिव्यांशु सर, फिर लव सर, फिर जो है उसको राहुल सर, यानी कुल मिला के हम लोग 6 लोग की टीमें हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टेस्ट में मिलेंगे। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत। और इस पूरे के पूरे टेस्ट पेपर जो हम लोग के 150 क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल डेस्टिनेशन IAS पे डाल दिया जाएगा। आप जाके वहां से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं।
तो चलिए अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चलिए सेट नंबर 7 के इकोनॉमिक्स से प्रश्नों को तेजी से हल करते हुए उनके सॉल्यूशंस को जानते चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्क्रीन पे आप प्रश्न देख रहे होंगे, ये संबंधित है जीडीपी से। जीडीपी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, बाजार मूल्य जो दर्शाता है जीडीपी का, जीडीपी के द्वारा वो क्या होता है। तो जीडीपी में क्या होता है कि एक देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक वर्ष में उत्पादित जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसका जो फाइनल वैल्यू होता है उसको जीडीपी में दर्शाया जाता है। वो ऑप्शन हमको जहां दिख जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, जितने भी सेवा और वस्तुओं का एक वर्ष में आदान प्रदान हुआ है क्या उसको जीडीपी कहते हैं। तो जब हम लोग इसको अगर डेफिनेशन को माने तो सेकेंड हैंड गुड्स के भी जो एक्सचेंज होते हैं उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जीडीपी में कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला कह रहा है ऑल ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, एक साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको जोड़ा जाएगा, लेन देन हुआ है उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग जब शेयर वगैरह खरीदते हैं उसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या कहता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, और ये हम लोग का सही उत्तर है, इसलिए पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। डी देख लेते हैं क्या कहता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर। तो ये पहला वाला और दूसरे वाले को मिला के ये तीसरा वाला बनाया, चौथा वाला ऑप्शन बनाया गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए कहता है क्या है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कह रहा है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी मार्केट प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूस efficiently while the government takes care of the essential goods and services। यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कहते हैं मार्केट होता है, बाजार होती है, वो क्या करती है कि अपने द्वारा उत्पादित सेवा और वस्तुओं को प्रदान करती है, जबकि जरूरी या एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सरकार के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो इसका पहला हाफ तो सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन इसके बाद जो ये कथन कहा गया है कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये यहां पे गड़बड़ बात कही गई है, क्योंकि फ्री मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार के द्वारा किसी प्रकार के सेवा या वस्तु का उत्पादन या वितरण नहीं किया जाता। अगला कहता है डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म, सोशलिज्म यानी समाजवादी, इज बेस्ड on what people are motivated to fulfill basic needs not on what they can afford। यानी कि लोगों के बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी काम करती है बनस्पत इस बात पे कि लोग क्या खरीद सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने भी देखा कि कोरोना काल में क्या हुआ कि कुछ लोग वैक्सीन अफोर्ड कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वैक्सीन जरूरी था इसलिए सबको उसका वितरण प्राप्त हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है। कह रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से कथन सही है। तो कथन सिर्फ दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कौन से आर्टिकल में कहा गया है उन टैक्सेस के बारे में जिसको लगाना और वसूलना केंद्र का काम है, लेकिन उसको केंद्र और राज्य आपस में उसका बंटवारा करते हैं। मुझे जहां तक अनुमान है कि आप लोगों ने इसका उत्तर आर्टिकल 280 दिया होगा। 280 में, आर्टिकल 280 में आते हैं वित्त आयोग आता है जो ये रेशियो बताता है जिस रेशियो में केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस का बंटवारा होगा। लेकिन कौन से टैक्सेस का बंटवारा और किस रेशियो में होगा और कितना कौन कौन से टैक्सेस हैं जिसको कि केंद्र लगाता है लेकिन राज्य और केंद्र आपस में बंटवारा करेगा, उन टैक्सेस की जानकारी हमको मिलती है आर्टिकल 270 में, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया इंपीरियल बैंक के नेशनलाइजेशन से। इंपीरियल बैंक जो कि नेशनलाइजेशन के बाद बन गया एसबीआई। तो यहां पे प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सी समिति की संस्तुति पर
इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था या एसबीआई का फॉर्मेशन किया गया था? ये दोनों ही भाषा में अगर प्रश्न आए तो दोनों ही प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो होगा गोरेवाला कमिटी, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कौन से स्टेटमेंट सही है उसको देखना है। पहला कह रहा है इट फोकसेस ऑन फीडर सेपरेशन रूरल हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण गृहस्थियां हैं उन दोनों के लिए जो बिजली की सप्लाई होगी अलग अलग फीडर से होगी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है इट फोकसेस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, यानी बिजली के आपूर्ति को ये करना कहते हैं रिलायबल बनाना, ये इसका एक उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है। अगला कहता है इट फोकसेस ऑन मीटरिंग टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, यानी मीटर का उपयोग करके बिजली के चोरी या फिर बिजली के लॉस को रोकना इसका एक काम है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला कहता है अ विलेज विद 10% हाउस होल्ड गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि ऐसे गांव जहां पे कि 10% घर तक भी अगर बिजली पहुंच गई है तो उस ग्रामीण को हम लोग विद्युतीकृत गांव कहते हैं। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, यानी चारों सही है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सारे सही है। तो सारे सही ऑप्शन हमको मिल रहे हैं ऑप्शन सी में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following indices are released as part of Human Development Index? Human Development Index जो कि पार्ट है किसका, HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, उसमें से कितने हैं जो कि उसका पार्ट है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब से है भाई? 2010 से है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स 1995 से है। इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी 2010 से, और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये भी 2010 से, यानी कि ये चारों ही जो है एचडीआर के भाग हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ जारी किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा। तो पूछ रहा है इसमें चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, तो इनमें से कौन सा सही होगा? सही होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Out of total gold and foreign exchange reserve of the RBI under the minimum reserve system, what should be the minimum value of gold? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में हमको पता है जो कि 1956 से 1956 से लागू हुआ है, जिसमें कि आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, जिसमें से कम 85 करोड़ 85 करोड़ जो है वो होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, और कम से कम 115 करोड़ होने चाहिए गोल्ड के रूप में। और यहां पे गोल्ड के बारे में पूछा गया है, तो गोल्ड हमको कहां दिख रहा है? 115 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है रेनबो रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो सिल्वर जो रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? तो हमको पता है सिल्वर जो है वो संबंधित है एग के उत्पादन से। चलिए ग्रे रिलेटेड है फर्टिलाइजर से, राउंड पोटैटो से, येलो जो है वो तिलहन से यानी ऑयल सीड से, और जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो फ्रूट से संबंधित है। तो ए के साथ डी का, वन के साथ डी का, सॉरी वन के साथ डी का, तो वन के साथ डी हमको कहां दिख रहा है? वन के साथ डी सिर्फ एक ही में दिख रहा है, वो है ऑप्शन बी। बाकी सारे चीजों को जांच करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो सर्विस टैक्स हमारे देश में कब लागू किया गया था भाई? तो 1994 में किया गया था। इनकम टैक्स कब किया गया था? तो 1860 में किया गया था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 2005 में किया गया था। और गिफ्ट टैक्स कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। और इसको हमको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा टैक्स आएगा? 2 नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आ जाएगा चौथा। तो दूसरा और चौथा साथ में कहां है? तो दूसरा और चौथा सिर्फ हमको साथ में मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ए में। वही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
An investor is said to be FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इफ ही हैज, तो अरविंद मायाराम समिति ने कहा था कि FII किसी संस्था को तभी कह सकते हैं जब तक उस संस्था के पास किसी कंपनी का जो शेयर है, शेयरधारिता है, वो 10% से कम हो। 10% या उससे अधिक अगर शेयरधारिता हो जाएगी तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI कहेंगे। तो 10% से कम का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है हमको ऑप्शन डी में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी जो जीडीपी निकालते हैं, तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं हम लोग, तो यहां पे कह रहा है कि जीडीपी जो है वो प्रोवाइड्स सेट्स ऑफ रूल फॉर डिटरमाइनिंग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए, नीतियां बनाने में वो मददगार सिद्ध नहीं होता है, मतलब नीतियों को बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। अगला क्या कहता है, प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड डेफिनेशन फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द एग्रीगेट इकोनॉमी, यानी पूरे इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो उसके एग्रीगेट को शो करने के लिए नेशनल इनकम का उपयोग किया जाता है, और यही बी ऑप्शन ही हम लोग का सही उत्तर होगा। चलिए अगले में चलते हैं। विच ऑफ दीज फॉर्म पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति वो प्राप्तियां होती हैं जो सरकार के ना तो संपत्ति को कम करती है और ना देनदारी या दायित्वों को बढ़ाती है। तो यहां पे देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो मिलता है उससे सरकार के किसी दायित्व का सृजन नहीं होता, इसलिए ये जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अगला क्या कहता है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स अर्न्ड थ्रू द सेल ऑफ गुड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि सरकारी कंपनियां जो सेवा और वस्तुओं को बेच के जो लाभ कमाती है, उससे जो लाभांश सरकार को मिलती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, बिल्कुल होगा। अगला कहता है ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी राज्य सरकार को दिए जाने वाले ग्रांट्स। तो जब आप ग्रांट दोगे तो सबसे पहला बात तो ये रिसिप्ट नहीं होगा, ये जो होगा ये एक्सपेंस में आता है, यानी एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, यानी कि तीसरा नहीं होगा। यानी कि 1 और 2 है, 1 और 2 कहां दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द टर्म बैंक रन, बैंक रन किसको कहते हैं? बैंक रन वो स्थिति होती है जहां पे कि लोग बैंकों की तरफ दौड़ जाते हैं अपने सारे पैसे को निकालने के लिए। ऐसी स्थिति हम लोगों ने हाल फिलहाल में उत्पन्न होते देखी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में, और विशेष रूप से महाराष्ट्र में। तो ऐसी स्थिति को हम लोग बैंक रन कहते हैं। वो स्थिति हमको कहां दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विड्रॉइंग मनी फ्रॉम अ बैंक, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन के मापक के रूप में इस्तेमाल होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर भी हम लोग जानते हैं कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी होता है। रेसिडेक्स 2007 में शुरू किया गया था एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। ये इंडेक्स है जिसमें कि देखा जाता है कि रहने में लोगों को पहले की तुलना में कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ये भी होता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये नहीं होता, इसमें देखा जाता है कुछ सेक्टर्स के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, यानी 1, 2 और 3 जो है वो मुद्रास्फीति मापने के मापक है। यानी 1, 2, 3 कहां दिख रहा है, 1, 2, 3 हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले में चलते हैं। अगला कहता है एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस का आपको सही डेफिनेशन या सही ट्रांसलेशन आपको हिंदी में दिखेगा, जिसमें कि हम लोग कहते हैं उदार रुख। उदार रुख यानी जब आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाए, तो पैसे की मात्रा को बढ़ाने के लिए अमूमन आरबीआई जो सबसे ज्यादा जिस तकनीक का इस्तेमाल करती है वो है रेपो रेट को कम करना। तो रेपो रेट को कम करते हुए हम कहां देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर होगा। चलिए यहां से करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि अभी हाल फिलहाल में पाया गया है कि चावल के उत्पादन में 9% की कमी आई है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता है कि अन्य भाग्य योजना पर पड़े। अन्य भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अन्य भाग्य योजना जो है कर्नाटका राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूपीआई के सेफ्टी एम्बेसडर एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। आप टीवी पर ऐड देखते होंगे कि में जो पंकज त्रिपाठी जी हैं ये आते हैं, तरह तरह से जो आपके साथ धोखा हो सकता है यूपीआई के माध्यम से, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंबर में पंकज त्रिपाठी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 24,000 करोड़ के माध्यम से पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमान की शुरुआत की है झारखंड से। तो इसको झारखंड के किस जिले से शुरू किया गया है? तो झारखंड के खूंटी जिले से इसे शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर एड्रेस द नेशनल सिम्पोजियम ऑफ promotion of organic products through cooperative organized by the National Cooperative Organization Limited यानी NCOL। तो यहाँ पे पूछा गया है NCOL का मुख्यालय कहाँ है? तो NCOL का मुख्यालय जो है आनंद गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म यानी कि निवेशकों के रिस्क को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जनरली निवेशकों के हित की रक्षा करने की जिम्मेदारी रहती है सेबी पर, और सेबी हमको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे प्रश्न बाकी यानी 86 से जो बाकी के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो आपको होगी। धन्यवाद सर। करंट अफेयर्स के तहत 25 सवाल आपको हर बार प्रश्न दिए जाते हैं टेस्ट में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है और क्या आपने आंसर लगाया है, उस चीज को एक बार आप मिला लेंगे। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करने के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पर चुनने के लिए बोला जा रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट। तो भारत और अमेरिका की 2+2 बैठक का यह 5वां संस्करण था। ये बिल्कुल सही है, 5वां संस्करण था ये। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी, अंतिम जो है वो 2023 में हुआ था। इस वजह से बोला जा रहा है ये जो है 5वां संस्करण है। अगला है कि अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख 2+2 वार्ता भागीदार है। ये भी बिल्कुल सही है। अमेरिका के अलावा भारत, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, रूस के साथ भी यह वार्ता आयोजित करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ तो करता ही है, जापान के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, यूके के साथ भी और रूस के साथ भी। यहाँ पर जर्मनी जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ। जर्मनी के साथ जो है हम 2+2 वार्ता का आयोजन नहीं करते हैं। अगर आप इसका एक ट्रिक देखें, ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको पता है क्वाड में 4 देश शामिल है, कौन कौन सा है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड मतलब भारत के अलावा 3 देश और बचते हैं। तो 3 देश के साथ जो है भारत 2+2 वार्ता का आयोजन करता है। क्वाड के अलावा अगर देखें तो केवल यूके और रूस के साथ करता है, वो भी यूके के साथ जो है 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा 2023 में इसकी शुरुआत हुई है यूके के साथ। और जो पहली 2+2 वार्ता बैठक का आयोजन किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। अगला जो किया जाएगा वो यूके में किया जाएगा। तो जर्मनी के साथ नहीं करता है, रूस के साथ करता है, क्वाड के अलावा यूके और रूस। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे केवल 2 सही। ठीक है, यानी कि ओनली 2 आर करेक्ट। इनमें से जो 2 स्टेटमेंट है वो सही है। कौन कौन से 2 हैं हमने उस पर बात कर लिया है। अगला प्रश्न, लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया है? ठीक है, क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? किस चीज को सुरक्षित करने के लिए? तो रेड सी को। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे रेड सी को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। हमने हाल ही में देखा था आयरन स्वॉर्ड चलाया गया है इजराइल के द्वारा। हमने देखा था कि ऑपरेशन अजय चलाया गया है, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित इजराइल से वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। ये सारे ऑपरेशन जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो है इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। हाल ही में छात्रों के मार्गदर्शन के लिए फीस्ट सॉफ्टवेयर और पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फीस्ट। ये छात्रों के मार्गदर्शन के लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है और ये जो है पुस्तक भी है। तो ये बात कर ली जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो इसरो की स्थापना आप याद कर लेंगे 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको DRDO दिख रहा है, DRDO की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। DRDO की स्थापना जो है
वो की गई थी 1958 में। और जब आप 1958 याद रखेंगे तो इसके साथ ये भी एक पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा कि 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। भारत द्वारा कहां पर मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमला का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 5 जो है फ्रंट लाइन मिसाइल पोत उतारे गए हैं। हमने अभी किम प्लूटो के बारे में देखा था, किम प्लूटो, ठीक है, किम प्लूटो पे हमला हो गया था और ये भारत के करीब ही हुआ था, दूसरे, हालांकि ये दूसरे देश का जहाज था। बावजूद इसके इन चीज़ों पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए, इन चीज़ों पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपने 5 जो है फ्रंट लाइन जहाज को, 5 फ्रंट लाइन मिसाइल पोत को उतारा है। तो किस सागर में, तो आप देखेंगे अरब सागर में किम प्लूटो पे जो है हमला हुआ था। ठीक है, मालवाहक जहाज था। अरब सागर किस साइड है, तो ये भारत का अगर आप निचला हिस्सा देखेंगे, इधर केरल वगैरह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो इस साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और इस साइड जो है वो अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो इस साइड जो है उतारा गया है, ध्यान रखिएगा मैप में, इस साइड उतारा गया है, ये भारत का निचला हिस्सा है। तो अरब सागर में जो है 5 फ्रंट लाइन जहाज उतारा गया। क्यों उतारा गया है, तो मालवाहक जहाज पर जो ड्रोन हमला होता है उन चीजों पर नकेल कसने के लिए। अगला है मिलान करें योमारी पुन्नी उत्सव, कोनसाचेम उत्सव और थावे महोत्सव। अगर इसके सही मिलान की बात करें तो योमारी पुन्नी उत्सव जो है नेपाल का एक उत्सव है और ये अन्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है, अन्य नहीं, अन्य महोत्सव। ठीक है, अन्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है। और जब चावल की फसल होती है, तो मतलब धान की जब फसल होती है तो उससे चावल बनाकर चावल का आटा बनता है और उस आटे की पकवान बनाकर कुंवारी कन्याओं को चढ़ाया जाता है। तो योमारी पुन्नी उत्सव नेपाल। कोनसाचोम उत्सव के बारे में हमने पढ़ा था गोवा में, ये भी एक प्रकार का क्या है, अन्न महोत्सव है। और थावे महोत्सव बिहार के कहां पर, गोपालगंज में। ठीक है, बिहार के गोपालगंज में जो है इसका आयोजन किया गया था थावे महोत्सव का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किसमें दिया है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 का क्या है, कोनसाचोम उत्सव जो है, यानी कि 2 का सी, तो 2 का सी इसमें दिया गया है। हमारा ऑप्शन निकलकर ये सामने आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, which state of India is the largest contributor to India's overall rooftop solar installation by November 2023? यानी कि रूफटॉप जो भी चीजें, यानी कि रिपोर्ट एक आई है उसमें नवंबर 2023 तक भारत की समग्र रूफटॉप सौर स्थापना में भारत का जो राज्य है वो सबसे जो योगदान सबसे ज्यादा किस राज्य का रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने जो है अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि जीडीपी में जो है किस राज्य का जो है योगदान सबसे ज्यादा रहा है। तो अगर बात कर ले टॉप तीन जो स्टेट है उसकी, तो महाराष्ट्र जो है सबसे पहले स्थान पे रहा है। महाराष्ट्र का जो योगदान रहा है वो 15.7% रहा है। यूपी जो है सेकेंड नंबर पे रहा है 9.2% के साथ। तमिलनाडु जो है वो 9.1% के साथ तीसरे नंबर पे रहा है। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए आपसे कि इसमें रूफटॉप सौर स्थापना में कौन रहा है सबसे नंबर 1 पे योगदान करता, मतलब वही सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अयोध्या जंक्शन। अभी आपको पता है 22 जनवरी को जो है, 22 जनवरी को क्या होने वाला है, आप सभी को पता है, रामायण मंदिर का जो है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो उसी से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अयोध्या जंक्शन है, बिना इसमें फोनेटिक चेंज किए हुए इसका जो है नाम बदल दिया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो अयोध्या धाम रखा गया। बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न था बच्चों वाला। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत खातों के लिए किस कंपनी को साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स यानी कि साफा SAFA गोल्ड अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है ये पूछा जा रहा है, किस चीज के लिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत खातों के लिए जो है इस कंपनी को सम्मानित किया गया है। किस चीज से, तो गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ले तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा PFC। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 93 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो PFC है किस प्रकार की कंपनी है, ये जो PFC है महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है भारत की, ध्यान रखिएगा महारत्न कंपनी है। 3 तरह की कंपनी होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनी, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है तो 13 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है तो 16 है, ध्यान रखिएगा। पहले 14 था, हाल ही में 2023 में इरकॉन और राइट्स लिमिटेड जो कि रेलवे के PSU हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इरकॉन और राइट्स लिमिटेड जो है ये रेलवे के PSU है, ध्यान रखिएगा।
रेलवे के पीएसयू हैं, इनको जो है हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इन दोनों के दर्जा मिलने के बाद जो है जो संख्या हो गई है नवरत्न की वो 16 हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इसके लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक की अगर सही जवाब आपसे पूछ लिया जाए कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास जो है, आपको पता है इनको हाल फिलहाल में पूरे विश्व में गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो रघुराम राजन और रोहित लांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर निकल कर आ रहा है। बी और सी, रघुराम राजन और रोहित लांबा। इस तरह के जो भी पुस्तक वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहते हैं अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इनरोलमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू मेडिकल इंजीनियरिंग एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार स्टेट? देखिए यहां पर कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा पैदा हो सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है बिहार में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 35% आरक्षण दिया गया है ये रोजगार में दिया गया है, ठीक है, ये रोजगार में दिया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नामांकन में किसमें? तो मेडिकल इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में कितना % आरक्षण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33% आरक्षण है। रोजगार की बात करें तो 35%। अगर पंचायती राज के बारे में पूछा जाए, पंचायती राज के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज में जो है 50% आरक्षण दिया जा रहा है। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 2006 से दिया जा रहा है पंचायती राज में। अगर आपसे नगर पालिका के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आपसे नगर पालिका के संबंध में पूछ लिया जाए कि नगर पालिका में बिहार की महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कब से दिया जा रहा है? तो वो दिया जा रहा है 2007 से। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, 2006-2007। अगर आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित था। एक यहाँ पे भी बढ़ रहा है, एक यहाँ पे भी बढ़ रहा है। 2006-2007, 2006 में पंचायती राज में, 2007 से जो है नगर पालिका में ये चीजें लागू है। अगला प्रश्न है, इजराइल की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? ठीक है, इजराइल की सीमाएं जो है निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी इजराइल हमास युद्ध जो है चर्चा में था, तो इस तरह की जो भी आसपास की कंट्री है, आसपास के जो भी सीमाबद्ध देश हैं वो आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। तो मिस्र, लेबनान, सऊदी अरब और जॉर्डन। इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए, 96 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, 96 नंबर का इजिप्ट, लेबनान, सऊदी अरब और जॉर्डन। तो इजिप्ट लगता है, लेबनान भी लगता है और जॉर्डन भी लगता है। सऊदी अरब की सीमा जो है वो इजराइल से नहीं लगती है। हालांकि यहाँ पे एक मैप होना चाहिए था, मैप चूंकि अभी नहीं है अवेलेबल। आप जो है मैप में इजराइल से कौन कौन सा देश लगता है उसे आप जरूर देख लेंगे। मिस्र लगता है, लेबनान और जॉर्डन। सऊदी अरब नहीं लगता है, तो कौन सा नहीं लगता है ये आपसे पूछा जा रहा था। अगला, संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 106वां जो संशोधन अधिनियम है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बिल कौन सा था, तो बिल जो है वो 128वां था। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन बिल था। लेकिन 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाए तो 106वां है, बिल जो है वो 128वां था। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद की बात नहीं की जा रही है, ना ही पंचायती राज की बात की जा रही है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा। यहां पर भी आप देखेंगे तो ओनली स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा, इसमें जो है वुमेन को 1/3 जो है आरक्षण रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त रायडा शॉल किस राज्य के उत्पाद हैं? भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग की बात की जा रही है। जीआई टैग जो है 1999 का अधिनियम था। ठीक है, और ये जो है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है उत्पाद को दिया जाता है, किसी तरह की सेवा, किसी तरह की सर्विस को जो है ये नहीं दिया जाता है। तो रायगढ़ सॉल जो है कहाँ का है? तो रायगढ़ सॉल जो है वो ऑप्शन नंबर डी गुजरात का प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। 98 का अगर सही आंसर की, 98 के सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो उड़ीसा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रायगढ़ सॉल जो है उड़ीसा से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू क्रिकेट। क्रिकेट का विश्व कप हुआ है 2023 में, आपको पता है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन लॉस एंजल्स इन 2028। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है क्रिकेट वाज प्लेड इन द ओलंपिक गेम्स ओनली वंस इन 1904 व्हेन इंग्लैंड डिफीटेड फ्रांस इन द पेरिस ओलंपिक। तीसरा है इंडिया प्लेड देयर फर्स्ट ओडीआई विथ इंग्लैंड इन 1980। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि केवल एक सही, अच्छा इसमें सही आंसर के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी कि लॉस एंजल्स जो 2028 में ओलंपिक होने वाला है इसमें T20 जो प्रारूप है क्रिकेट का इसको शामिल कर लिया गया है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट केवल एक बार सन 1904 नहीं होगा, यहाँ पे 1900 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जो कथन है ये गलत है, 1900 में शामिल किया गया था। और ये बाकी सारी चीज सही है, पेरिस जो है पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था, ये सारी चीजें सही है, बस 1904 के जगह पे 1900 हो जाएगा। और भारत ने अपना पहला वनडे इंग्लैंड के साथ तो खेला लेकिन 1980 में नहीं बल्कि 1974 में। ठीक है, कब खेला? 1980 में नहीं बल्कि 1974 में, जब हम सिक्किम को अपने भारत का अंग बना रहे थे। ठीक है, इस चीज से आप याद रख सकते हैं। तुलनात्मक रूप से अगर आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों गलत है, यहाँ पे 1900 होना चाहिए था और यहाँ पे 1974 होना चाहिए था। 100 नंबर है 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अभी आपको पता है 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, 19वें एशियन गेम्स। ठीक है, 19वें एशियन गेम्स, इसमें जो है भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, चीन के हांगझो में आयोजन किया गया था। और अगर एशियन गेम से पदक की संख्या पूछी जाए तो भारत ने अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 107। वहीं अगर पैरा एशियन गेम्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो पैरा एशियन गेम्स में भारत ने कुल 111 मेडल हासिल किया, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे 20वें एशियाई खेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो 20वां जो एशियाई खेल खेला जाएगा आइची नागोया जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आइची नागोया जापान में 20वां एशियाई खेल जो है खेला जाएगा। अगला है मनरेगा योजना में महिलाओं की वृद्धि देखी गई है। मनरेगा के संदर्भ में सत्य कथन की आपसे पहचान करने के बारे में बोला जा रहा है। मनरेगा आपको पता है जो भी अकुशल मजदूर हैं वो अगर काम करने की इच्छा जताते हैं तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि 15 दिनों के अंदर उसे कोई भी काम देना होगा। और अगर 15 दिन के अंदर कोई भी काम देने में सरकार असमर्थ होती है तो उसे जो है बेरोजगारी भत्ता भी देना अनिवार्य होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला कथन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59.25% हो गई है, ये बिल्कुल सही है। 2022-23 में इससे देश भर में लगभग 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मेहनताना हरियाणा एवं सबसे कम बिहार में देखा गया है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा दिया जा रहा है 357 रुपया प्रतिदिन जो है वहां पे अंकित किया गया है, हरियाणा में सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे कम जो है बिहार में नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। कितना है? तो यहाँ पर 221 रुपया है। ठीक है, 221 रुपया यहाँ पर मेहनताना यानी कि सबसे कम। बिहार के बारे में अगर आपको जानना हो तो बिहार में 228 रुपया अंकित किया गया है, यानी कि 228 रुपया बिहार में रोजाना जो है मेहनताना मनरेगा के तहत दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है, आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी ये सारी चीजें आप जो है आंसर में लिखेंगे तो वो आंसर जो है और सभी से अलग आपको एक एज देगा। चलिए अगला है, भारत सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में 10 ब्लैक टाइगर बचे हैं। सभी टाइगर विशेष रूप से किस बाघ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राज्यसभा यानी कि जो ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, उसमें सूचित किया गया है 10 ही ब्लैक टाइगर बचे हैं। आप इंटरनेट पे उनकी तस्वीर देखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक कलर का होता है, बस जो धारी उनके जो शरीर पे होती है वो ब्लैक कलर की होती है। आप एक बार तस्वीर जरूर देखिएगा। पूछा जा रहा है किस बाघ अभ्यारण्य में बचे हैं? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पे बचा हुआ है, सब जो भी है 10 टाइगर। और ये कहाँ पर है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो है ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये कहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? ये बिहार में है और यहाँ पर भी बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है और जो हालिया रिपोर्ट आई है 29 जुलाई को, इसमें सबसे ज्यादा बाघ भारत में जो है वो एमपी में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाघ जो है भारत के किस टाइगर रिजर्व में है तो वहां पर आपका जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट हो जाएगा आपका जवाब, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहां पे है? तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है।
ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है ये पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, तब हो जाएगा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत भूटान संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रमुख निर्यात गंतव्य है। ठीक है, सबसे बड़ा भागीदार या फिर व्यापारिक भागीदार, आप जो समझें। भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की है। तो आप देखेंगे अगर मैप में भूटान तो असम के साथ अच्छा खासा सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर जो दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसमें जा सकते हैं, जिन लोगों ने भी बी आंसर लगाया है बिल्कुल उनका सही है। फिर से यहाँ पर मिलान करने दे दिया गया है, मतलब कौन सा इसमें कूट सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और शहीद दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी लोग जानते हैं कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस तरह का चकमा आपको एग्जामिनर दे सकता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी जो है वो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है वो 23 जनवरी को ना मनाकर 30 को मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम। ठीक है, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है इसी दिन, इसी उपलक्ष्य में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किस दिन? तो 23 जनवरी को। ठीक है, चलिए प्रत्येक 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। तो भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है एड्स को खत्म करने का, वो कब तक के लिए रखा है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है 105 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। और एचआईवी जो है वो किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित है, वायरस से होती है, आपको पता है। हाल ही में आई खबर के अनुसार आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान भारत जो है अगर पूछा जाए कि इसे लॉन्च कब किया गया था, आयुष्मान भारत योजना जो है इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। कहां से? तो झारखंड की राजधानी रांची से। ठीक है, लॉन्च किया गया था। इसका नाम बदल दिया गया है, स्वास्थ्य केंद्रों जो होंगे उसका नाम जो है अब हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने के कारण आउट दिए जाने वाले, अभी तक के इतिहास में कोई भी बल्लेबाज इसमें आउट नहीं हुए थे, ये पहले बल्लेबाज हैं जो टाइम आउट के कारण आउट दिए गए हैं। ये टाइम आउट होता क्या है? तो जब एक बैट्समैन आउट होकर गए तो दूसरा बैट्समैन जो आता है उसके बीच में समय अंतराल होता है, 2 या 3 मिनट का समय अंतराल होता है। पहले 3 मिनट था, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो उस जो समय अंतराल है वो दी गई समय अंतराल के अंदर ही जो है पहली बॉल खेलनी पड़ती है। तो ये जो एंजेला मैथ्यूज हैं, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, ये जो है समय पर नहीं आ पाए थे, इस वजह से इन्हें जो है आउट दे दिया गया है टाइम आउट के कारण। और ये हुआ कब है? तो विश्व कप जब हो रहा था, विश्व कप जो हो रहा था भारत में, क्रिकेट विश्व कप 2023, इसी में इन्होंने इस कीर्तिमान को अपने नाम किया। कीर्तिमान तो नहीं कहेंगे, बेमतलब में इन्हें आउट दे दिया गया है। तो न्यूज है, अपने काम की है, इसे अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 33वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के लिए रजत पदक हासिल करने वाले शशि भूषण का संबंध किस इवेंट से है? आप देखेंगे कि बिहार से जुड़े जो भी खिलाड़ी होते हैं उनसे अक्सर वो किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आए दिन बीपीएससी पूछते ही रहता है। तो इस तरह की जो भी न्यूज होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उन चीजों पे हम नजर रखेंगे। तो इनका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथलेटिक्स से है। शशि भूषण 37वें राष्ट्रीय खेल, अगर पूछा जाए कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया था। ठीक है, 108 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसके द्वारा संभाला गया है? सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार हाल ही में संभाला गया है, और ये भी जो है बिहार की है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बिहार की रहने वाली है। इनका जो सही नाम है, जो सही आंसर है इसका, वो है नीना गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। 109 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 2 नाम यहां पर कंफ्यूजन में दिया गया है।
नीना सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में नीना गुप्ता। हालांकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था एक झटके में, मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, तो नीना सिंह यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये बिहार की पटना की रहने वाली है, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, पटना की रहने वाली है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं। आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक हुआ करता था, ठीक है, 2009 तक ये ब्रिक हुआ करता था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और तब से जो है एस लग गया यानी कि ब्रिक्स हो गया। इसमें अभी तक कुल 5 देश शामिल थे। 6 देशों को और शामिल करने की बात की जा रही थी, 6 देशों को और शामिल करने की बात की जा रही थी, तो 6 और 5 11 हो जाता, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया इसमें शामिल होने से, ठीक है, अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इस वजह से अब जो है 5 देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, इसमें जो है अब 5 देश शामिल हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो 5 देश कौन कौन सा है, अगर आपसे 5 देश के बारे में पूछ लिया जाए वो 5 देश कौन सा, सबसे पहले आप जानिए कि इसमें सदस्य देश हैं कितने, तो 10 है इसमें सदस्य देश, 5 पहले से थे, 5 और शामिल कर लिए गए हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से वो 5 देश हैं, तो एक तो सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब, एक है यूएई, ठीक है, एक है इजिप्ट, ठीक है, एक है इथियोपिया है, और एक है ये सऊदी अरब है, साउथ, आप अफ्रीका नहीं समझेंगे, साउथ अफ्रीका पहले से है, ये सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, और एक ईरान है, ठीक है, ईरान है। ये सारी चीजें आप देख लेंगे, ईरान है, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, और एक इथियोपिया है। ये 5 कंट्री शामिल होने के बाद 10 देशों का ये समूह बन गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि 2024 का जो अध्यक्षता किया जाएगा ब्रिक्स का, वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो रूस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी 2024 की। अब जो है यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में एक दो चीज और आप जान लें कि 2020, 21 और 22 यानी कि 2020, 21 और 22 में जो है इसका आयोजन जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, और इसी बीच 2021 में जो है इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और जो रिसेंट 2023 में हुआ है इसकी जो अध्यक्षता है वो जोहान्सबर्ग में किया गया था, साउथ अफ्रीका में। और आमूमन जो है BRICS यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आमूमन जो इसकी अध्यक्षता की जाती है जिस प्रकार से ये दिया गया है, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसी क्रम में किया जाता है। तो अगर 10 देशों के बारे में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, तो आप ये तो नाम याद रखेंगे ही, आमूमन सबको याद होगा कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ये जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और ईरान, ये 10 नाम आपको निश्चित तौर पर याद होने चाहिए। अब जो है अगले जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो राहुल सर आएंगे, आपको डिस्कस करवाएंगे, एक बार आप मिला लीजिए। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग हाजिर हैं अभ्यास टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 7 के साथ। चलिए, तो सब लोग जानते ही हैं मेरे जिम में साइंस और टेक होगा। चले, ये अच्छा सा सवाल है एक एयरोजेल पे, ठीक है ना, एयरोजेल पे। तो थोड़ा सा बात कर लेता हूँ एयरोजेल क्या होता है। देखो, ये है ये एयरोजेल ना एक फाइबर होता है, फाइबर बोले तो रेसा, ठीक है ना। देखिए, एयरोजेल जो है ना पहले एयरोजेल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ना इसके जो ऑप्शंस है उसको देख लेंगे। तो जो एयरोजेल होता है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एयर और जेल। मतलब क्या है, ये जेल से बना होता है, जेल से बना होता है, परंतु ये सॉलिड होता है, याद रखिएगा, परंतु ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। ये जेल के फॉर्म में नहीं होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। हाँ, ये ऐसा सॉलिड है, ये ऐसा सॉलिड है जिसमें आपका ना लगभग 98 to 99%, 98 to 99% जो होता है ना वो पोर होते हैं, पोरस। ये पोरस स्ट्रक्चर है, पोरस स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा होल होगा। मतलब ये ना ऐसे बोल सकते हो कि जो एयरोजेल है ना, ये दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड है, इसको ऐसे बोलते हैं लाइटेस्ट सॉलिड है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है ना बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, कम नहीं बहुत कम होती है। क्यों? आप देखिए ना, इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसका 98% तो वो खाली ही है, पोरस है, ठीक है ना, इसमें हवा भरी होती है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन था, इसका घनत्व उच्च होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन जैसे ही गलत हो जाएगा ना, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। मेरी बात समझ में आ रही ना? एयरोजेल क्या है, समझ में आ गया? इसको जेल से बनाते हैं, सिलिका वगैरह से भी बनाते हैं, कार्बन से भी बनाते हैं, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड से भी बनाते हैं। अब आ जाइए, उच्च तापीय रोधन क्षमता होता है, थर्मल इंसुलेशन होता है। हाँ ये मतलब एक ना कागज इतनी पतली अगर ना इसका सीट मिल जाए
ठीक है। और मान लो जैसे ये मेरी उंगली है, और ना कैसे मैं समझाऊं आपको, मेरे पास, रुक जाइए, मेरे पास ना एक एक मिनट मेरे पास ना यहाँ पे एक ये है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो मान लो कि ये एयरोजेल का एक ना टुकड़ा मिल जाए हमको मटेरियल, और ये इतना पतला हो ना, और हम ना अपने उंगली पे इसको लपेट लें, और अब हम इसको गर्म करें ना, मैंने देखा हुआ है, ये इसको 3100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे ना, इसको किसको, एयरोजेल को, मतलब एयरोजेल को गर्म करके 3100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, तब भी आपकी उंगली जो है ना वो प्रभावित नहीं होगी। मतलब यह ना ग्रेट थर्मल इंसुलेटर होता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इसका ये यूज कर रही, तो ये ना उच्च तापीय रोधन क्षमता होता है, सही है। नवी अवशोषण की क्षमता होती है, हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा ना मतलब खाली है, इसमें ना वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ग्रेट मतलब ऐसी कैपेसिटी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 3। ठीक है, देखो इसका यूज कहाँ करते हैं, ये पूरा का पूरा खाली है ना, तो हम लोग इसको स्पेस मिशन में यूज करते हैं। क्यों? 2 वजह से। एक, ये लाइटर होता है, तो इसको कैरी करके ना स्पेस में ले जाना बहुत आसान होगा। आपको मालूम है जितना ज्यादा हेवी चीज को ले जाएंगे ऊपर में, फ्यूल का कंजम्पशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हल्का है, और दूसरा क्या है ना कि ऊपर जब ले जाएंगे ना, तो ये थर्मल इंसुलेटर है, ठीक है। तो हमारा जो भी है, रोवर है या जो लैंडर है या जो कोई दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसको ना हम इसको कवर कर देंगे, अगर जैसे मैंने बताया ना कि उंगली पे कवर कर देंगे तो इसको ना हीट से बचाएगा, उसी तरीके से अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर ना उसके एयरोजेल से कवर कर देते हैं, तो वो क्या करेगा ना, उसको हीट से बचाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3। समझ में आया होगा। कॉस्मिक किरणों से संबंधित विचार करें, इसकी खोज विक्टर हुएस ने की थी, हाँ सही है, 1921 में खोज की थी, और 1936 में इसके लिए नोबेल मिला था, ठीक है। इसकी गति लगभग प्रकाशीय गति के बराबर होती है, सही है। इसकी ऊर्जा उच्च होती है, सही है, ये सब सही है। देखिए मैं बता देता हूं कि कॉस्मिक रे क्या होती है। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज, ठीक है। देखो नाम से क्लियर है, एक चीज होता है कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, ठीक है। तो ये ऐसी किरणें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आती हैं, ये ब्लैक होल से भी आती हैं, ठीक है ना। शुरू शुरू में ये माना जाता था कि जो कॉस्मिक किरणें हैं वो सूरज से आती हैं, लेकिन बाद में पता चला, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो ये दिन और रात में ना इसकी जो इंटेंसिटी होती थी वो समान होती थी। मतलब ये कि ये ना सोलर सिस्टम के बाहर से आती हैं, ठीक है, कॉस्मिक रे होती हैं। ये ना हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, कॉस्मिक रे में होता क्या क्या है, तो ये ना 92% जो होता है ना, ये प्रोटॉन से मिलके बना होता है, और 7% जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। हाईली एनर्जेटिक होते हैं, मतलब इसकी एनर्जी का अगर बात करेंगे ना, तो 15 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की इसकी एनर्जी होती है, हाईली एनर्जेटिक। और इसका स्पीड ना वही स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ठीक है ना। चलिए 100 ये, अब ये क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट सर, जस्ट मेरा देखो परमाणु संधि कब प्रभाव में आई, अगर यही होता संधि कब हुई, ध्यान से सुनिए, संधि कब हुई, तब इसका आंसर हो जाता 1968, लेकिन प्रभाव में कब आई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1970, ठीक है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको मालूम होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो अंत हुआ था, कैसे हुआ था, वो हिरोशिमा और नागासाकी का बम कांड, परमाणु बम कांड जानते हैं सब लोग। तो उस अब ना उसने सेकेंड वर्ल्ड वार के जब एंड में जब परमाणु बम का प्रयोग किया अमेरिका ने, तो आपको परमाणु बम की, नाभिकीय बम की शक्ति का पता चल गया सब लोगों को, और सब लोग ना, मतलब दुनिया के जो अल्ड कंट्री सब थे, वो सब में ना होड़ लग गई कि हम लोग कितना जल्दी ना परमाणु हथियार को बना लें या परमाणु हथियार को हासिल कर लें, ठीक है। तो ऐसे क्या होता ना कि पूरी जो दुनिया है उसकी सुरक्षा और शांति खतरे में पड़ गई। तो क्या हुआ कि ये सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, उसने एक संधि की, इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये संधि कब हुई, 1968 में। इसके तहत वही था, क्या था कि नाभिकीय प्रसार को रोका जाए, हथियारों को ये फैलने से रोका जाए, ठीक है ना। तो ये 1968 में संधि हुई थी,
लेकिन ना ये जो प्रभाव में आया 1970 से आया। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी इसके कितने सदस्य हैं, तो 190 सदस्य हैं। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना जो इंडिया है, ठीक है, इजराइल है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये तीनों और भी जाएंगे तो कोरिया होगा, मेरे समझ से नॉर्थ कोरिया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, मैं कंफर्म नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और साउथ सूडान, ये 5 कंट्री, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सूडान और नॉर्थ कोरिया, मेरे समझ से लगता है कि वो सब ना ये एनपीटी के सदस्य नहीं है, मतलब 190 के बाहर हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है और उस संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद ना वो अपना जो परमाणु का कार्यक्रम है उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो इंडिया, मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया परमाणु संधि पे, परमाणु अप्रसार संधि पे साइन नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये 114 आसान सा सवाल है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो देखो, परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, ये सही है। ऑप्शन विकल्प, मतलब जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमको गलत चुनना है। परमाणु बम में इसका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही किया जा सकता है। देखो, ये दोनों सेम चीज है। यहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करवाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक है, दोनों सेम होता है। न्यूट्रॉन प्रेरित अभिक्रिया है, हाँ ये भी सही है, ये न्यूट्रॉन प्रेरित होता है। मतलब क्या है, ये भी सही है। आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या करते थे, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते थे, तो ये बेरियम, क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता था। तो ये न्यूट्रॉन प्रेरित है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाना पड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन गलत है, मतलब जो विकल्प गलत है ये, लेकिन हमको गलत चुनना है, इसलिए ऑप्शन यही होगा। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन नहीं है, नाभिकीय संलयन है। आपको मालूम होगा 2 चीज होता है, एक होता है संलयन, फ्यूजन, उसमें 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और एक होता है फीजन, विखंडन, उसमें एक बड़ा नाभिक टूट के 2 छोटे छोटे नाभिक में बंटता है। ठीक है ना, तो ये भी याद कर लीजिएगा कि जो भी स्टार हैं, सूरज भी एक प्रकार का स्टार ही है, जो भी स्टार है उसमें जो एनर्जी आ रही है वो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन आ रही है। ठीक है ना, और पहली बार हैंसे बेथे नाम के एक आदमी थे जिन्होंने बताया था कि तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, आसान है। निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं? देखो, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन का क्या है, एक आइसोट्रोपी है, तो 1 और 3 कहीं ऑप्शन मिल रहा है, ये होगा 1 और 3। ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको। ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम 235, जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था ना, वो यूरेनियम 235 का बना था, और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था जो दूसरे दिन, वो प्लूटोनियम 239 का बना था। इसका नाम था लिटिल बॉय और इसका नाम था फैटमैन, ये आपको मालूम है। जड़त्व के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, जो इनर्सिया होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनर्सिया, तो जो इनर्सिया होता है ना उसकी माप, इनर्सिया, इसी को जड़त्व बोलते हैं। इनर्सिया की माप जो होती है ना, माप, वो मास से होती है, मास से। इनर्सिया क्या था आपको मालूम होगा, इनर्सिया की वजह से वस्तु अपनी अवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा वो अपनी अवस्था को बरकरार उतना ही रखना चाहेगा। जैसे मान लो कि 2 kg की वस्तु है और एक 25 kg की वस्तु है, तो हमको ना 25 kg की वस्तु, दोनों रेस्ट में है, 2 kg वाले भी और 25 kg वाले भी, तो अगर हमको 25 kg के वस्तु को मोशन में लाना है तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उस फोर्स का जो अपोज करेगा वो 25 kg वाला ज्यादा करेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 kg और 25 kg की वस्तु ना गतिशील है, हमको रोकना है तो 25 kg के वस्तु पे हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब इनर्सिया का जो मास होता है ना वो मेजर करता है। मास समझ में आ रहा है ना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्सिया होगी। ठीक, तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा जरूरत उतना ही कम होगा, गलत। द्रव्यमान जितना कम होगा जरूरत उतना ही कम होगा, सही है, उतना ही अधिक होगा। जरूरत भार पर निर्भर करता है, गलत है। सर यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान जितना कम होगा जरूरत उतना ही कम होगा, सही है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जरूरत उतना ही अधिक होगा, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऑप्शन में गलती हो गया है थोड़ा, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि मास कम इनर्सिया कम, मास ज्यादा इनर्सिया ज्यादा, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अब दोनों में से जो भी मारा है सही आंसर, टेंशन मत लो। आंसर देखो, यहाँ के मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है, सीखना इंपॉर्टेंट है ना। जल में नमक मिलाने पर क्या होता है, देखो 2 चीज होता है, एक होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
इलेवेशन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये वर्ड याद रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या है वो समझिए। मतलब क्या है कि अगर कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, ठीक है, तो उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर उसमें कोई चीज मिला देते हैं, सॉल्यूट मिला देते हैं, तो अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा प्योर सॉल्वेंट से, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या है? इलिवेशन, नहीं बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पानी में जब कोई चीज मिलाएंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही वाटर है या कोई भी सॉल्वेंट है, उसका जितना फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे जीरो पे फ्रीज कर रहा है, अगर आप ना उसमें कोई इंप्यूरिटी मिलाते हैं, साल्ट मिला देते हैं, तो अब ना और कम जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जीरो से कम पे फ्रीज करेगा, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो और बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है वो और घटेगा, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ता है, सही है। हिमांक बढ़ता है, गलत। हिमांक घटता है, सही है। क्वथनांक घटता है, गलत है। तो ए 1 और 3, 1 एंड 3 ये। पृथ्वी के निकटवर्ती उपग्रह को देखो, एक चीज होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षीय वेग। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। इसको डिनोट करते हैं VO से। ये होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? पृथ्वी के निकटवर्ती जो उपग्रह होता है ना, सबसे निकट की जो कक्षा होती है, उसमें जो सैटेलाइट घूमता है उसका स्पीड होता है। ये होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक होता है एस्केप वेलोसिटी। आपको मालूम होगा पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं, इतना से अगर किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो वापस पृथ्वी पे नहीं आएंगे। आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये जो है ना, ये 41% है, ठीक है। 41% ये ज्यादा होता है, मतलब 8 गुने √2 करिएगा ना, ठीक है। और √2 का मतलब क्या होता है? 1.41%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41%। आप निकाल लीजिए, ठीक है। 11.2 मतलब ऐसे याद रखिएगा, ये इसका 8 का 41% ऐड करो ना, यहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना। प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य, नहीं अनुप्रस्थ और अयांत्रिक। देखो अनुदैर्घ्य जो होता था ना, वो ऐसे जाएगा, ऐसे से, ठीक है। जिस दिशा में डिस्टर्बेंस का मूवमेंट होगा, मीडियम के पार्टिकल का भी मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक ठीक। और जो अनुप्रस्थ होता है वो ऐसे परपेंडिकुलर करेगा। जैसे अगर वेव डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है तो मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। तो जो लाइट होता है ना, वो ट्रांसवर्स वेव है, और जो साउंड है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मेरी बात समझ में आ गई? और एक होता है अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको मालूम होगा कि लाइट जो है ना, वो वैक्यूम में भी चल लेता है। अगर इसको मीडियम की जरूरत पड़ती तो वैक्यूम में नहीं चल पाता। तो जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल है, लेकिन जो लाइट है वो आपका ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, 2 एंड 4 ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा नया सवाल मिलेगा आपको। देखो एक चीज होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और एक चीज होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं बैंड गैप, ठीक। तो जो कंडक्टर होता है ना, जो कंडक्टर होता है, एक मिनट, जो कंडक्टर होता है ना, यहाँ पे एक मैं फोटो बनाता हूं, ये कंडक्टर है CB और VB, ये है कंडक्टर, चालक। तो जो चालक होते हैं ना, उनमें बैंड गैप 0 होता है। देखो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे, हाँ ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे बैंड गैप नहीं है। तो कंडक्टर के केस में याद रखिएगा, बैंड गैप जो होता है ना, वो 0 होता है, ठीक। इंसुलेटर का जो केस होता है ना, इंसुलेटर, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंड गैप है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और बीच में होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत फेमस सवाल है, EG फॉर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप होता है, एकदम से रट लीजिएगा, सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम है इसके लिए जो बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से एक चीज और बात आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। जो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी का मेजर करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल।
ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक। विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का ग्लोबल वार्मिंग योगदान। देखो ये ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो योगदान करता है वो CO2 करता है, ठीक है। यहां कर लीजिएगा और यहाँ पे CH4 कर लीजिएगा, ये मेथेन कर लीजिएगा, मेथेन, ठीक है, ये मेथेन कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा ना CO2 कंट्रीब्यूट करता है। परसेंटेज का बात नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज का अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो वाटर का मोलिकुल है, वाटर का वेपर है, लेकिन कम में भी जो कंट्रीब्यूट करता है, आपको मालूम होगा कि CO2 ना मैक्सिमम हीट को ट्रैप किया रहता है अपने में, अवशोषित किया रहता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो कॉज करता है ना, अमाउंट में कम है लेकिन ना सबसे ज्यादा जो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग में वो CO2 है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो ये होगा फ्रेऑन। देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको मालूम होगा कि जो फ्रेऑन है वो प्रशीतक है, टेट्रा एथिलेट जो होता है वो एंटी नॉकिंग में होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। तो अब ऑप्शन देखिए तो ए का 2 यहाँ है, बी का 1 यहाँ है, सी का 4 सही है, और डी का 3 यही है, मतलब ये वाला है, ठीक है। और आप फ्रेऑन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये होता है CF2Cl2, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइफ्लोरोमीथेन। टेट्रा एथिलेट जानते हैं, एंटी नॉकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कट कट की आवाज आती है जब ईंधन का दहन अच्छे से नहीं होता, ठीक है ना, पहुंच नहीं पाता ठीक से, तो एंटी नॉकिंग जितना मतलब ये टेट्रा एथिलेट डालते हैं कि नॉकिंग कम कर सके, ठीक है ना। ये अग्निशामक में टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये होता है CCl4, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये होता है C6H6Cl6, ठीक है ना, ये होता है। मतलब बेंजीन रिंग में ना डबल बॉन्ड हटा के सब हाइड्रोजन के साथ साथ ना कार्बन को क्लोरीन भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस है ब्यूटेन करते हैं, ये ठीक है ना। LPG वगैरह में भी ब्यूटेन करते हैं, मालूम है आपको। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये ना कंबसेबल होता है, हाईली कंबसेबल है, मतलब ज्वलनशील है, ठीक है। और इजिली लिक्विड से ना वो बाहर आता है तो गैस बदल जाता है, ठीक है। वो लाइटर देखे होंगे ना, जैसे आप करते हैं तो वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो प्रेशर कमेगा, प्रेशर कमेगा तो वो गैस में बनेगा, और वो फ्रिक्शन होता है, और ये हाईली कंबसेबल है, मतलब जलनशील है, ठीक है ना। तो वो तुरंत फ्रिक्शन की वजह से ना उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मिल जाता है, इसलिए वो जल जाता है, तो ब्यूटेन करते हैं। ये फैक्चुअल सवाल था। मीथेन इथेन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मीथेन का यूज करते थे CNG में, ठीक है। प्रोपेन यूज करते हैं आपका, ब्यूटेन और प्रोपेन यूज करते हैं LPG में, ठीक है। ये पोटेशियम होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं ना वो कहीं भी रखोगे तो वो क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना। ये ठंडे जल के साथ भी रिएक्ट करता है। तो आप देखिएगा ना पोटेशियम और सोडियम ये सब ना इसको किरासन तेल में रखना पड़ता है, इसीलिए कि हाईली रिएक्टिव है। लिटमस विलियन, देखो आपको मालूम होगा कि जो लिटमस विलियन होता है ना वो क्षार में जब रखेंगे देखो एसिड जो होता है ना, एसिड वो क्या करता था, लिटमस पेपर को ना ब्लू को रेड में टर्न कर देता था, और जो बेस होता था, बेस क्षार, वो क्या करता था, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता था, मतलब ब्लू में चेंज कर देता था। लेकिन बोलता है कि ये ना अम्लीय है ना क्षारीय है। अगर अम्लीय होता तो रेड कलर का दिखता, अगर क्षारीय होता तो ब्लू दिखता। लेकिन बोल रहा है कि ना अम्लीय है ना क्षारीय, तो क्या होगा, तो सर इसका कलर होता है पर्पल, बैगनी। दरअसल ये क्या होता है, ये लाइकेन का बना होता है। आपको जो ये सॉल्यूशन जो होता है ना वो लाइकेन का बना होता है, लाइकेन का सॉल्यूशन होता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है ना उसी से बनता है, और ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसी को बाद में फिर ना हम लोग कागज के रूप में वो बनाते हैं, तो इसका ओरिजिनल जो कलर होता है वो पर्पल होगा। ऑप्शन में कहीं कहीं वायलेट भी रहेगा तो मार लीजिएगा, वायलेट मार लीजिएगा, ठीक। चलिए 126 से 140 तक आपका बायो में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए 15 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करें। मेरा ये 15 क्वेश्चन का टोटल सेगमेंट है। कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी इज लेस बाय। देखिए स्क्रोटम जो होता है, जो टेस्टिस होता है आपका, टेस्टिस जिस कवर में रहता है आपका, विडिसन इसे हम हिंदी में कहते हैं, विडिसन या हाइड्रोसिल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपका, स्पर्म बनता है। यहाँ पर ये क्या होता है, स्पर्म, शुक्राणु बनता है इसमें आपका। तो ये देखते होइएगा मेल में क्या है, बॉडी से बाहर है,
एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा सा बाहर है। हालांकि इसका जब ओरिजिन होता है स्टार्टिंग एम्ब्रायोनिक कंडीशन में ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे एडल्ट स्टेज आते जाता है, ठीक ना, उस समय क्या होता है कि आपका ये एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और क्या है आपका आउटसाइड हो जाता है। एक्चुअली इसका रीजन है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना उससे इसका टेम्परेचर करीब 2 से 3 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका कम होना चाहिए। कम होगा तभी जाकर क्या होगा स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा पाएगा, या फिर बेहतर क्वालिटी का स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या है आपका स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका कम होना चाहिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका रहना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो आंसर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता, अगर उदर गुहा में ही रहता, अगर पेट वाले रीजन में ही रहता, फिर क्या होता इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के समान हो जाता, फिर मुश्किल होता स्पर्म प्रोडक्शन में। दूसरा कह रहा है स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ। अगर देखा जाए हेल्थ आपका क्या है, पूरा तरह से अगर फिजिकली फिट है तो हेल्दी है, लेकिन उसके अलावा मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है और सामाजिक रूप से भी आपका स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अब सोसाइटी में मान लीजिए कि इज्जत नहीं है, सोसाइटी में मेंटली टॉर्चर हो रहा है लोग, तो उसे आप हेल्दी नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। तो यानी एक प्रॉपर वेल बीइंग हेल्थ के लिए क्या है आपका सोशल, मेंटल, ठीक ना, और फिजिकल तीनों का फिटनेस होना जरूरी है। यानी क्या हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है मेंडल के द्वारा प्रस्तावित मोनोहाइब्रिड क्रॉस परीक्षण क्रॉस का। देखिए मेंडल साहब को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक ना। इन्होंने गार्डन पी पर काम किया था, मटर के पौधे पर। इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट था आपका पी प्लांट, पी प्लांट। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। हालांकि मरने से पहले इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया, ठीक ना। जब ये मरे तो पोस्ट मेंडेलियन वर्क हुआ। इनके 3 स्टूडेंट थे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्राइज और टी शर्मैक। तीनों ने जब इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके और दुनिया के सामने लाया तो दुनिया भी आश्चर्यचकित हो गया कि भाई मेंडल साहब ने इतना बड़ा काम किया जेनेटिक्स के फील्ड में। तब जाकर इन्हें क्रेडिट मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का। एक्चुअली जब मेंडल साहब काम कर रहे थे, जब उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, हालांकि 84 में मेंडल साहब की डेथ हो जाती है, लेकिन जब इन्होंने पेपर पब्लिश किया उस समय इनके पेपर में इतना स्टैटिक्स का यूज था कि साइंटिस्ट उसको देख के ही घबरा जाते थे, ठीक ना। ज़्यादातर मैथमेटिकल पोर्शन की वजह से इनके रिसर्च पेपर पर ध्यान नहीं दिया गया। और उस समय डार्विन साहब की ख्याति बहुत ज़्यादा थी, तो लोग डार्विन साहब के मतलब कि उधर आकर्षित थे उनके काम के प्रति। तो डार्विन साहब की उस समय बहुत वाहवाही हो रही थी। तो मेंडल साहब बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए करके इनके काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने दो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में वो एक करैक्टर हम लोग लेकर के क्रॉस कराते हैं। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, ठीक ना, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। डाईहाइब्रिड का भी फिनोटिपिक रेशियो आपका पूछ देता है, वो होता है आपका 9:3:3:1। ये जेनेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो मोनोहाइब्रिड का जो है टेस्ट क्रॉस, देखिए टेस्ट क्रॉस में होता है, जैसे मान लिया हमने पेरेंट लिया, मान लिया एक टॉल है और दूसरा हमने लिया ड्वार्फ। टॉल का जीन टीटी है और ड्वार्फ का जीन स्मॉल टी है। जब इसको हम क्रॉस कराएं तो टीटी आया, ये मेरा F1 जनरेशन हो गया, ठीक है ना, F1 जनरेशन। टेस्ट क्रॉस में जो होता है ना, F1 जनरेशन को हम लोग रिसेसिव वाले से, ये रिसेसिव वाले जो जीन है इससे हम क्रॉस कराते हैं। यानी टीटी का क्रॉस हमने कराया इससे, स्मॉल टी से, ठीक ना, रिसेसिव वाले से। ये हो गया F1, ये आपका F1 जनरेशन है और ये क्या है आपका रिसेसिव वाला है। डोमिनेंट जीन होता है जो क्या करता है, प्रभावी जीन होता है, ठीक ना, जो अपने कैरेक्टर को दिखाता है और दूसरे कैरेक्टर को क्या करता है, दबा देता है। टीटी क्या है, ड्वार्फ है,
इसका करेक्टर दब जाता है। जब हम इसको हम क्रॉस कराए हमारा टीटी आया और टीटी आया, यानी एक टॉल एक ड्वार्फ, यानी 1:1 का रेशियो आया, ठीक ना। यही होता है मेंडल का मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो का रिजल्ट है 1:1। यानी F1 जनरेशन को हम लोग रिसेसिव से जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो मेरा रेशियो आता है वही रेशियो हो जाता है मेरा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो, यानी आंसर हो जाएगा 1:1। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सब्सटेंस कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, देखिए डीएनए और आरएनए में मेन फर्क जो होता है ना, आरएनए में आपका यूरासिल होता है, याद रखिएगा यूरासिल होता है। डीएनए में थाइमीन के जगह पर क्या है, यहाँ पर थाइमीन की जगह पर आरएनए में आपको यूरासिल है, ठीक ना। मेन यूरासिल का डिफरेंस होता है, तो वो बात नहीं है यहाँ पर करा हेक्सोस शुगर। दोनों में ये जो राइबोज है, राइबोज ये एक हेक्सोस शुगर है, 6 कार्बन का शुगर है ये C6, तो हेक्सोस शुगर है दोनों में। बस डीऑक्सी इसीलिए करके लग गया, डीऑक्सी का मतलब होता है हटना, डी कहीं अगर लग गया, डी शब्द अगर किसी में लग गया तो मतलब हटना, यानी सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हट जाता है। जो आपका शुगर का जो चेन होता है उसमें सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हट जाता है डीऑक्सी राइबोज में, बस यही है, ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन से हट जाता है, बाद में कि सारा कुछ क्या है सेम है। दूसरा जब हम नाइट्रोजनस बेस की हम बात करते हैं तो आरएनए में यूरासिल आ जाता है थाइमीन की जगह पर, ठीक ना। यहाँ पर हिस्टामीन का बात है, ये भी नहीं, सामान्य पदार्थ, ठीक ना। हेक्सोस शुगर यानी फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ सकता है, ठीक ना। हेक्सोस शुगर में भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर है डीऑक्सी राइबोज और यहाँ पर क्या है राइबोज, ठीक। अगर कॉमन की अगर बात किया जाए ना तो ये फॉस्फेट ग्रुप आपका कॉमन होता है, ठीक ना। जो आपका चूंकि ये क्या किससे बना है, डीएनए आरएनए बनता है न्यूक्लिक एसिड शुगर से, बेस से और फॉस्फेट से, H3PO4, तो ये जो है ना ये कॉमन रहेगा ही रहेगा। बेस आपका डिफरेंस हो सकता है, शुगर में डिफरेंस हो सकता है, इस आधार पर आप अंतर ला सकते हैं, लेकिन ये फॉस्फेट का जो ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट का ग्रुप क्या है आपका, ये कॉमन रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। चलिए दूसरा कह रहा है आपका सही मिलान करने के लिए इलेक्ट्रॉन येलो सिफेलोग्राम। देखिए 3 तरह की चीजें हैं यहाँ पर, हमने जो आपको EEG हो गया, ECG हो गया और EOG हो गया और EMG। देखिए इलेक्ट्रॉन एंड सिफेलोग्राम ये आपका ब्रेन का सिग्नल को मेजर करता है, ब्रेन के बारे में ये बताता है, टेस्ट है ये। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या है आपका ECG करवाते होइएगा, हार्ट के लिए है, ठीक। इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम ये क्या है आपका आंख का है, आंख का टेस्ट के लिए ये किया जाता है। और इलेक्ट्रोमायोग्राम ये क्या है आपका मसल्स के लिए है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम देखें तो ए का हो गया आंसर, ए का 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। यानी EEG का हम यूज करते हैं कहाँ पर, ब्रेन का टेस्ट के लिए, ब्रेन का जो सिग्नल है आपका, ठीक ना, उसका सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक ना, उसके लेकर के हम करते हैं। ब्रेन का इंजरी है, टेस्ट है, वहाँ हम करते हैं। हार्ट के लिए करके हम ECG का यूज करते हैं, इस तरह से देखते होइएगा, इस तरह से ग्राफ आपका बना हुआ मिलेगा। आंख के लिए EOG है इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम, और इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या है आपका, मायो मिस होता है ये मसल्स, याद रखिएगा मायो शब्द मसल्स के लिए आता है, मसल्स के लिए तो आंसर हो जाएगा आपका बी इसका। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है मैचिंग करने के लिए, मैच फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली, कौन सा सही है इसका मैच। देखते कार्डियोलॉजी हार्ट का स्टडी करवाता है, ठीक ना, जबकि यहाँ लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, गलत है।
डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में बताता है, त्वचा विज्ञान। डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, गलत है। नेफ्रोलॉजी किडनी के बारे में बताता है, ये सही है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी के बारे में बताता है, जबकि यहाँ यूरिनरी सिस्टम लिखा है। यानी यहाँ पर अगर देखें तो सही मेरा क्या है, सिर्फ एक आपका सी नंबर है। नेफ्रॉन वैसे भी जानते हैं, किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, उसी से आया आपका नेफ्रोलॉजी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 131 का सी। दूसरा कह रहा है इसमें कुछ रिवॉल्यूशन है, कुछ क्रांति है, और इस क्रांति के जनक के बारे में बताया गया है, फादर के बारे में। ठीक ना, अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन का, आप लोग जान ही रहे होंगे, एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली राइस और व्हीट को लेके था। ठीक ना, नॉर्मल बोरलग साहब का भी नाम आता है, लेकिन भारत में क्या है आपका एम एस स्वामीनाथन साहब है। उसके बाद अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन की आप लोग जानते होइएगा तो वर्गीज कुरियन साहब का नाम आता है। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद अगर ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में अगर कहा जाए तो हीरालाल चौधरी का नाम आता है, और इसके साथ एक और नाम आता है अरुण कृष्ण, अरुण कृष्णन, इनका भी नाम आता है। ठीक ना, ये ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए है। येलो रिवॉल्यूशन के लिए सैम पेट्रोडा साहब का नाम आता है, और गोल्डन रिवॉल्यूशन के लिए निरपक तुतेजी का नाम आता है। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है आपका, खाद्यान्न से संबंधित है, आपका खाद्यान्न से रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य के उत्पादन से है आपका। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, दूध से है। येलो रिवॉल्यूशन क्या है आपका, तेल उत्पादन से है, सरसों वगैरह से है आपका। गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी, शहद, इस सब के रिवॉल्यूशन से है। तो हमने यहाँ पर देखा तो ए का हो गया 5, ए का 5, यहाँ भी है। बी का हो गया, बी का 3, इसलिए बी का 3 यहाँ है आपका। सी का हो गया, सी का हो गया 4, ठीक है। डी का हो गया आपका 2, ठीक है। और सॉरी यहाँ ई होगा आपका, ई, और ई का हो गया आपका 1, आंसर हो जाएगा आपका इसका। ओके, कर रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग मनाते हैं। 5 जून को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। इसका इस बार 2023 का थीम क्या था, नीदरलैंड ने इसका होस्ट किया था विश्व पर्यावरण का, इस बार 2023 का। इसका मेन इसका थीम क्या था, इसका थीम था आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक ना, यही इसका थीम था आपका, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, इसी थीम पर हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस हमने मनाया था। ठीक, चलिए कह रहा आयोडीन, आयोडीन जो क्या है आपका ग्वाइटर से बचाता है हमें। ठीक ना, कह रहा आयोडीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन ब्राउन एल्गी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। लेमिनेरिया नाम है इसका, लेमिनेरिया, ये ब्राउन एल्गी है, इसी से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। ठीक ना, ये आपका जनरली मेराइन एल्गी है, मेराइन एल्गी है, समुद्री एल्गी है। ठीक ना, क्या है ये आपका शैवाल है। ठीक ना, ये क्या आपका शैवाल है, भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी। ठीक ना, इसी से हम लोग लेमिनेरिया से ही हम लोग क्या करते हैं, आपका आयोडीन का सोर्स है मुझे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पर एक बुक आई है, उस बुक का नाम है आपका टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी। ठीक ना, तो इसका लेखक कौन है, इसके लेखक वंदना शिवा है। ठीक ना, पर्यावरण से इन्हें बेहद लगाव रहता है, इसलिए करके इन्होंने पर्यावरण से संबंधित एक बुक आई इनकी टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी। ठीक ना, इस पर इन्होंने जैव विविधता पर एक बुक लिखा है। कह रहा है इंडियाज बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन, इंडिया का बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है। ठीक ना, इंडिया का बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन आपका बंगाल में पड़ता है। ठीक, बंगाल में पड़ता है। जबकि अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर क्यू में है आपका, क्यू इंग्लैंड में, करीब 300 एकड़ में फैला हुआ है ये बोटेनिकल गार्डन। ठीक ना, क्यू में है आपका इंग्लैंड में। ठीक, तो आपका सबसे बड़ा अगर बात किया जाए
हमारे भारत में तो जगदीश चंद्र बसु के नाम पर है, ठीक ना। हावड़ा में आपका पड़ जाता है, हावड़ा के पास है आपका, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका ये बंगाल में पड़ जाता है, जो कहाँ है आपका सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। बहुत सारा इसमें प्लांट के वैरायटी है, उसका कंजर्वेशन किया गया है, ठीक ना, प्रोटेक्शन होता है वहाँ पर। करीब 170-75 एकड़ में ये आपका फैला हुआ है, ठीक ना। तो भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन आपका बंगाल में। दूसरा करा ऑटोमोबाइल से एक बहुत ज्यादा पोल्यूटेड चीज मिलाया गया है, इसे मोस्ट हजार्डस लेड मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के रूप में लेड को, ठीक ना। लेड अगर मिलाया जाता है तो क्या होता है, इंजन की आवाज भी थोड़ी कम आ जाती है, और दूसरा क्या है आपका, इसका माइलेज भी आपका बढ़ जाता है। लेकिन क्या है, वो पर्यावरण के लिए काफी क्या है, प्रदूषित है। थोड़ा सा कम असर करता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक ना। लेकिन क्या है, पारा आपका सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मोस्ट हजार्डस में, ठीक ना, खतरनाक प्रदूषक में अगर कहा जाए तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले क्या है आपका, लीड। इसका असर सबसे ज्यादा किडनी पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, ठीक ना। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और इस पर अब बैन भी लग चुका है, ठीक ना। अब इसकी मिलावट बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन कर अंगूरा ऊल। अंगूरा ऊल, मोंटे कार्लो वगैरह का स्वेटर वगैरह खरीदने के लिए जाइएगा तो दिखेगा आपको अंगूरा ऊल का, आपको, ठीक ना, काश्मीरी ऊल आपको मिलेगा, उससे मिला बना हुआ स्वेटर रहता है। अंगूरा ऊल आपको मेनली खरगोश से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। खरगोश की वैरायटी है, उसी से आपको अंगूरा ऊल प्राप्त होता है, काफी कॉस्टली मिलता है आपका। तो अंगूरा ऊल क्या है आपका, ये ऊन आपका खरगोश है एक किस्म का, उसी से आपको ऊन प्राप्त किया जाता है, तो वही अंगूरा ऊन है। कह रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर सेंटर अगर पूछा जाए तो वो हैदराबाद में है आपका, हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर अलेक्स जेफरी को कहा गया है, ठीक ना। और इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर डॉक्टर लालजी प्रसाद थे, डॉक्टर लालजी प्रसाद। बीएचयू के वाइस चांसलर भी रहे हैं ये, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। इनकी कुछ सालों पहले देहांत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट करते थे, सांप वगैरह पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता था। कुछ दिनों का सानिध्य मुझे बीएचयू में गए थे तो इनसे मुझे मिला। तो फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डॉक्टर लालजी प्रसाद को कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल की बात कीजिएगा तो अलेक्स जेफरी का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस। ये बीडल और टॉटम ने दिया था, ठीक ना। हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग 20,000 से 25,000 के आसपास जीन है, ठीक ना। और हर जीन एक मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक ना। यानी हर जीन क्या है, अलग अलग इंजाइम को कोड करता है, ठीक ना। और इंजाइम क्या आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाने में मदद करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बीडल और टॉटम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। वन जीन एंड वन इंजाइम हाइपोथेसिस कहा गया जाता है, ठीक ना। जब इंजाइम पढ़िएगा तो इंजाइम में ये थ्योरी आपका मिलेगा। तो ये मेरा 140 तक का क्वेश्चन हमारा पार्ट था, हमने करवा दिया। अब आगे का मैथ वाला सेक्शन है, राहुल रत्ना सर देखेंगे, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 141। देखो भाई, हम लोग ना बहुत कोशिश करते हैं कि टाइपिंग में एरर ना हो, लेकिन क्या करें, हो ही जाती है। आप समझ नहीं, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, ठीक है। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। जैसे यहाँ पे ना डी नहीं था, अगर आप ना डी मान के बना रहे हैं तब इसका आंसर होगा नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। वो क्या कहूँ, अब हो जाता है यार, मुझको खुद बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डी नहीं है, तो जिन लोगों ने डी को मान के बनाया है और नहीं किया ज्ञात किया सकता मारा है, उनका आंसर सही माना जाएगा, ठीक। परंतु मैं सॉल्व कर देता हूं। अगर मान लो कि यहाँ पे ना डी नहीं था, मान लेते हैं, ठीक है, वो गलती हो गई है यार। तो ए बी सी का निकालेंगे तो ये कितना था, एवरेज निकालेंगे तो 40 होगा। उसके बाद ना बी डी और ई का निकालेंगे, ई का निकालेंगे तो कितना होगा 42, ठीक है। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का वेट निकालेंगे, वेट ऑफ कर लेते हैं। तो ये टोटल निकालेंगे तो 120 kg हो जाएगा। और यहां से निकालोगे बी प्लस डी प्लस ई का वेट निकालोगे, वेट
वेट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 126 kg हो जाएगा। बोलता है कि बी और एफ का भार सेम है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे चूंकि सेम है तो यहां पे हम लोग ना इसको एफ प्लस डी भी कर सकते हैं। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, हो जाता है, ह्यूमन एरर है। एफ प्लस डी प्लस ई करेंगे तो ये भी कितना होगा, 126 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बी और एफ बराबर है, तो हम यहाँ बी को रिप्लेस कर दिए एफ से। अब बोलता है कि सबका एवरेज निकालिए, तो अब सबका एवरेज निकालिएगा तो मैं यहां लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बटे 6 करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 120 है, और डी प्लस ई प्लस कितना है, 126 बटे 6 करिएगा, ये निकालेंगे 41 kg आएगा। तो अगर ना जिन लोगों ने डी को मान के बनाया है नहीं बना होगा, आंसर सही माना जाएगा, टेंशन मत लीजिए सर, सीखना उद्देश्य होना चाहिए, बाकी ये तो कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति अपने कार्यालय 48 मिनट से, चलो देखो, ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है डी, तो ये है 0.6 डी, ठीक है, और ये है 0.4 डी, ठीक। तो टोटल जर्नी में जो उसका स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। बोलता है कि 60% तय करने में, शेष दूरी तय करने में, तो शेष दूरी तय कर रहे हैं ये, तो इसमें अगर टी टाइम लगता है तो इसमें लगेगा टी प्लस 10, यही बोल रहा है, 10 मिनट अधिक समय लगता है। समझ में आ रही ना, मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल डिस्टेंस मान लो उसका 60%, तो 0.6 डी, और शेष दूरी तय करने में, ये दूरी तय करने में इससे मतलब जितना टाइम लगता है उससे 10 मिनट ज्यादा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बोलता है कि कितनी दूर अवस्थित है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, पूरे जर्नी में यहाँ पे देखो ये 48 बराबर 0.6 और t प्लस 10 कर लेते हैं और बटे 60 कर लेंगे, क्योंकि ये t प्लस 10 ना मिनट में दिया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा। यहां भी अगर निकालिएगा ना तो 48 बराबर हो जाएगा 0.4 t बाई 60। क्यों? यहां भी स्पीड यही था और यहां भी स्पीड सेम था, तो दूरी बटे टाइम करेंगे तो निकल जाएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम लोग यहां से कर सकते हैं 0.6, अच्छा डी कर लो, डी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.6 डी और t प्लस 10, ठीक है। 60 यहां भी है और 60 यहां भी है, तो कैंसिल कर लो, 0.4 डी और टी, बस सिंपल टी, ठीक है। तो अब ना थोड़ा ये कर लीजिए, देखो 2 से कर लो तो 3 और ये हो जाएगा 2, इसको गुना करोगे 3t बराबर 2t प्लस 20, तो t बराबर जो आया वो आया सर 20 मिनट। लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था दूरी निकालनी थी, डी निकालनी थी। तो अब ना किसी फॉर्मूला में यूज कर लीजिए, इस फॉर्मूला में यूज कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं पीछे बना देता हूं, ये था ना 48 बराबर 0.4 डी डिवाइडेड बाई टी और ये बटे 60, ठीक है। तो अब क्या कर लीजिए, 48 0.4 डी और टी के जगह पे हमारा निकल गया है 20 मिनट निकला है ना, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 48 बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 3 डी, तो डी बराबर हो जाएगा 48 0.3 और 3, तो ये कर लीजिए 16 और ये काट लीजिए 40, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। पीछे में ऑप्शन को देखो 40 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे तो बन जाएगा। देखो मुझको आसान लग रहा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैथ बैकग्राउंड है, जिन लोगों का नहीं बैकग्राउंड है परेशान मत होइए, भारी सवाल नहीं है, चीज़ों को सोचने की आदत डालिए, ठीक है ना। मैथ का प्रॉब्लम आप रट के नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, तो चीज़ों को थोड़ा समझने का कोशिश करिए, एनालाइज करिए। ये आसान सा सवाल है, ए कितना में भरता है, ए 20 मिनट में भरता है, ए 20 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1/20 भाग भरेगा नहीं। उसी तरीके से बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 मिनट, 1/30 भाग भरेगा नहीं। ए और बी मिलके कितना करेगा 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1/20 प्लस 1/30, ये जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 60 और ये होगा 5/60, 1/12 भाग भरेगा, तो टोटल मिलके कितना में भरेगा, 12 मिनट में। मतलब 1 मिनट में 1/12 भाग भर रहा है, तो आपका 12 मिनट में पूरा भर देगा। देखो एक ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना,
4 का पावर n है ना, इसका 6 करिएगा तो जो रिमाइंडर आएगा ना, हमेशा हमेशा 4 आता है, रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा हमेशा। आप चेक करिए, 4 में 6 से भाग दीजिए तब भी रिमाइंडर देखो 4 आएगा। आप ना 4 स्क्वायर करिए, 4 स्क्वायर का मतलब है 16, 16 में 6 से भाग दो तो 6 दूना 12, फिर से करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अब 4 का पावर 3 करिए, 64, 64 में 6 से भाग दीजिए तो 10 कितना होगा, 10 छके 60, फिर से रिमाइंडर देखो 4 आएगा। मतलब 4 के पावर ना, किसी कोई भी 4 का पावर हो उसमें 6 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो हमेशा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 192/6 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख ले 2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 96, नहीं 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, हाँ ये बटे 6। अब ये देखो ये 4 का पावर 196 हो गया, तो 4 का पावर कुछ भी हो, सॉरी 196 नहीं, हाँ ठीक है 4 का पावर 96, 4 का पावर 96, तो 4 का पावर कुछ भी हो तो हमारा रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 4। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल मतलब दिमाग लगाने वाला है। आप ऐसा, अच्छा पी आर गुने 3 ये लिखता है, ये लिखता है आर क्यू क्यू, ये बात समझिए, ये जो वैसे जो लिखा है ना उसको ऐसे करिए। ठीक है, तो एक मिनट ना, ये टाइपिंग एरर है फिर से भाई, ओहो ये क्यू है यार, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है पक्का, ये टाइपिंग एरर है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइपिंग एरर है, ये क्यू है, ये क्यू है। ठीक है, तो क्यू है ना, तो देखो क्यू बराबर अगर 1 रखोगे तो 1 को 3 से गुना करोगे तो 1 आएगा, मतलब 3 आएगा, नहीं होगा। आप देखेंगे ना क्यू को 5, क्यू की जगह पे 5 रख दीजिए, देखो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 3 15 के 5 हासिल 1, मतलब क्यू बराबर अगर 5 ले लेते हैं और पी बराबर 8 ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये 8 और 5 को 3 से गुना करिए तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 और ये 25, मतलब समझ रहे ना, ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो यहां से ये पता चल गया ये आर था, तो यहां से क्यू बराबर हो गया 5, आर बराबर हो गया 2 और पी बराबर हो गया 8, तो बोलता है पी प्लस आर तो 10 बटे क्यू, मतलब 10 बटे 5 करें तो 2, ये क्यू था भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। चलिए ये रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग वाले सर आएंगे या जो भी होगा। चलो थैंक यू।